हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। यानी कि लैंगिक जनन में पाई जाने वाली संपूर्ण घटनाओं को, कौन कौन सी घटनाएं इसमें पाई जाती हैं, लैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या है, और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड और जो भी बातें इसमें पाए जाएंगे, जो भी बातों का अध्ययन हमको करना है इस टॉपिक के अंदर में, वो सारे आज इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, पिछले दो वीडियो में बना चुके हैं। चैप्टर 1 के 2 पार्ट बन चुके हैं जो अलैंगिक जनन पर बना हुआ है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, साथ ही साथ अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, उस पर पूरा वीडियो बन चुका है। पिछले 2 पार्ट जो हैं वो इस पर आधारित हैं। चैप्टर 1 के आज तीसरा पार्ट बन रहा है, जिसमें लैंगिक जनन की सारी बातों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन क्या है? जनन क्या है? अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन क्या है? बिना निषेचन के और बिना युग्मक के, बिना युग्मनज के निर्माण के, माने बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना गैमेट्स के, बिना जाइगोट के निर्माण की जो नई संतति की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहलाता है। आज हम उसके जस्ट विपरीत पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग, स्पष्ट रूप से इसको उल्लेख करना आवश्यक है कि 2 विपरीत लिंग नर और मादा वाले जीवों द्वारा युग्मकों के यानी कि गैमेट्स के निर्माण तथा उनके संलयन यानी फ्यूजन के द्वारा जाइगोट बनता है। तो संलयन के द्वारा नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के संलयन के द्वारा युग्मनज के निर्माण से नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो उसकी सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से बातों का अध्ययन करने वाले हैं, देख लीजिए। लैंगिक जनन की एक तो क्रियाविधि किस तरह से होती है उसको देखना है। दूसरा हमको देखना है कि जनन की प्रावस्था कौन सी होती है, तो उसके लिए जीवन चक्र की प्रावस्थाओं को थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। पहला है किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। उसके बाद जनन अवस्था में पादप जो होते हैं वो कब इनका स्टार्ट होता है जनन अवस्था, और कितने प्रकार के होते हैं, जंतु में कैसे होते हैं, जनन अवस्था के आधार पर जंतु में कितने प्रकार के होते हैं, और स्तनधारियों में जरायुज स्तनधारी यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स में किस तरह का होता है, वो हम देखेंगे, एक एक करके डील करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लैंगिक प्रजनन की घटनाओं को। लैंगिक प्रजनन की घटनाओं को हम देखेंगे कि निषेचन के पूर्व जहाँ से जाइगोट का माने गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। और निषेचन के पहले जितनी घटनाएं हैं वो निषेचन को, और निषेचन के बाद की घटनाओं को अलग अलग टॉपिक के अंदर में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं लैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या है। तो लैंगिक जनन की क्रियाविधि में क्या होता है कि मेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और फीमेल भी डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड यानी गुणसूत्रों की संख्या उनकी कोशिकाओं में 2n होती है, यानी कि 2 सेट गुणसूत्रों का होता है, मेल और फीमेल। और ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ये गैमेट्स या युग्मक का निर्माण करते हैं। तो गैमेट्स और युग्मकों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? जस्ट आधी हो जाती है। उसके बाद ये गैमेट्स या मेल गैमेट इधर से शुक्राणु का निर्माण करते हैं, फीमेल गैमेट जो है वो अंडाणु का निर्माण करते हैं। हम मानव का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़न करते हैं। तो फ्यूज़न करने की क्रिया कहलाती है रिप्रोडक्शन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। उसके फलस्वरूप फिर एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण होता है या युग्मनज का निर्माण होता है। 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिकाएं बनाती हैं और दोनों की गुणसूत्र जो होते हैं उस कोशिका में आ जाते हैं, और यह कोशिका कहलाता है जाइगोट या युग्मनज। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से डबल हो जाती है। तो इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी भी जीव में गुणसूत्र की जो संख्या है वो निश्चित बनी रहती है। यदि 2n होता और 2n ही इसके युग्मक बनते तो क्या हो जाता? जाइगोट 4n हो जाता, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती। तो फिर उस प्रकार फिर आगे की ओर 4 गुनी से 8 गुनी, तो इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है जीवों के निर्माण के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया विभिन्न जीवों में पाई जाती है, और डिप्लॉयड एनिमल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड गैमेट्स का निर्माण करते हैं, और हैप्लॉयड एनिमल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड गैमेट्स ही बनाते हैं। चाहे जीव जो है वो पैरेंट जीव जो होता है वो चाहे डिप्लॉयड हो यानी द्विगुणित हो या अगुणित हो, लेकिन जो भी गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होंगे या हैप्लॉयड होंगे, और उसके फलस्वरूप फिर जाइगोट का जो निर्माण होगा वो डिप्लॉयड ही होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए लैंगिक जनन की क्रियाविधि में कि गैमेट या युग्मक हमेशा हैप्लॉयड या अगुणित होगा, और जाइगोट जो होता है वो हमेशा या युग्मनज हमेशा द्विगुणित
होगा। ठीक है, उसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है, फिर उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण कैसे बनता है? इस जाइगोट की एक कोशिकीय जाइगोट है, उसमें विभिन्न प्रकार का विभाजन होगा और कई विभाजनों के फलस्वरूप कोशिकाओं का एक गुच्छा बनेगा और फिर कोशिकाओं में फिर भिन्नन की प्रक्रिया या डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होगी और अलग अलग कोशिकाओं के समूह अलग अलग ऊतकों का और अलग अलग अंगों का निर्माण करेंगे और फिर पूरे एक जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये इस तरह से निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से फिर नई संतति का निर्माण होगा। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए निषेचन कहाँ पर हो रहा है? जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्रिया निषेचन कहलाती है। तो निषेचन के पहले की घटनाओं को और निषेचन के बाद की घटनाओं को और निषेचन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेल गैमेट में नर के जनन अंगों के द्वारा नर युग्मक का निर्माण और मादा के जनन अंगों के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण, माने युग्मकों का निर्माण। जनन अंगों के द्वारा युग्मकों का निर्माण कहलाता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, है ना। नर और मादा जनन अंगों के द्वारा युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न क्या कहलाता है? गैमेट्स का फ्यूज़न निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। गैमेट्स का फ्यूज़न क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये हो गया इसकी क्रियाविधि। हम आगे अब देखते हैं कि देखिए जैसे जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि जीवन चक्र की जैसे बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक मनुष्य के शरीर का विकास होता है। किसी भी जीव के शरीर का विकास जो होता है वो किशोरावस्था तक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था है। उसके बाद आता है जनन अवस्था। जनन अवस्था में क्या होता है कि कोई भी जीव जो है वो जनन के योग्य हो जाता है, यानी जनन अंगों का विकास यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं जनन अंग और वह जीव जो है वो जनन के योग्य हो जाता है। जीर्णावस्था में क्या होता है? जीवन की सारी मेटाबॉलिक माने अंगों की पूरी क्रियाविधि जो है वो धीमी हो जाती है, उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं और धीरे धीरे शरीर जीर्ण हो जाता है और फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया जीर्णावस्था। तो 3 अवस्थाएं जीवन की दिखाई गई, किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास होता है, वृद्धि होता है शरीर का और जनन अंगों का सबका विकास होता है। जनन अवस्था में क्या होता है? जनन अवस्था में जनन के योग्य हो जाता है, विशेषकर जनन अंगों का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन होता है और हार्मोन्स का स्रावण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं एक्टिव हो जाती हैं और उस समय वृद्धि की क्रिया जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो किशोरावस्था का अंत जो होता है वो जनन अवस्था का आरंभ होता है। और जनन अवस्था के आधार पर पादप भी 2 प्रकार के होते हैं। पादपों में जनन अवस्था कब स्टार्ट होता है? जब उसमें फूल लगने लगते हैं, क्योंकि पादपों के फूल जो होते हैं वही उसके जनन अंग होते हैं। तो जैसे ही उनमें फ्लावरिंग होने लगता है या फूल आने लगते हैं, हम समझ लेते हैं कि फूल पौधे का एक जनन अवस्था स्टार्ट हो गया है। तो जनन अवस्था के आधार पर पौधे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या होता है कि साल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो ये किस में पाया जाएगा? 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पौधों में पाया जाएगा, जैसे कि धान है, गेहूँ है, चावल है ना। चावल का पौधा, धान और गेहूँ, ये सब 1 वर्ष में ही फूल उत्पन्न करेंगे और समाप्त हो जाते हैं। जबकि पॉलीकार्पिक में क्या होता है कि ये साल में कई बार या साल में 1 बार कम से कम, माने बहुवर्षीय पौधे होते हैं, कई वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो हर साल या फिर 1 साल में 2 बार या जितना भी इनमें कई बार पौधों में फूल लगते हैं और फूल के साथ में फल भी बनते हैं। तो इन पौधों को क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक कहा जाता है। पॉलीकार्पिक कहा जाता है, जो कि परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष विशिष्ट मौसम में, है ना, परिपक्व होने पर ये प्रत्येक वर्ष विशिष्ट मौसम में ही फूल और फल उत्पन्न करते हैं। जैसे आम का पौधा है, बसंत ऋतु में आएगा और फूल उत्पन्न, हर बसंत में आएगा, फूल उत्पन्न होगा और उसमें से फिर फल बनेंगे, गर्मी में उसके फल बनेंगे। तो उसी तरह से कई पौधे जो होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, हमेशा विशेष मौसम में ही फूल उत्पन्न करते हैं और फिर फल उत्पन्न करते हैं। तो वो कहलाते हैं पॉलीकार्पिक। और मोनोकार्पिक वर्ष में केवल 1 बार उत्पन्न करेंगे और समाप्त हो जाएंगे। जैसे बांस का पौधा बहुवर्षीय है, अपवाद के रूप में है। बांस का पौधा बहुवर्षीय है लेकिन वो मोनोकार्पिक है। 50 से 100 वर्षों में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है और फिर समाप्त हो जाता है, फल बनते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बांस का पौधा मोनोकार्पिक है, क्योंकि बहुवर्षीय होते हुए भी मोनोकार्पिक है, वो एक अपवाद है। ठीक है,
उसी तरह से ये पॉलीकार्पिक क्या है, जंतु पॉलीकार्पिक जो है वो बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं, जैसे पीपल है, आम है और जितने भी और पौधे जो दिखाई पड़ते हैं, नीम है, बबूल है, जो भी है वो सब एक विशेष मौसम में ही पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं, तो ये कहलाते हैं पॉलीकार्पिक। उसके बाद आते हैं जंतुओं में 2 प्रकार के होते हैं ब्रीडिंग के आधार पर, तो एक होते हैं सीजनल ब्रीडर और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक क्या करते हैं, वर्ष में निर्धारित काल में ही ब्रीडिंग करते हैं या निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, जैसे कोई पौधे जो होते हैं वो निश्चित मौसम, जंतु जो होते हैं वो निश्चित मौसम में ही निर्धारित काल में ही ब्रीडिंग करते हैं। जैसे ये मेढक में पाया जाता है, बरसात आते ही इनमें क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। साथ ही साथ छिपकलियों में, पक्षियों में विशेष मौसम में ही इनमें प्रजनन की क्षमता होती है, तो ये कहलाता है, प्रजनन की क्रिया होती है, तो ये कहलाते हैं मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स। उसके बाद आते हैं सतत प्रजनक यानी कि कंटिन्यूअस, माने लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त, लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त ये प्रजनन कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं सतत या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स या सतत प्रजनक कहलाते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल में या जिनमें कि प्लेसेंटा या जरायु पाया जाता है, उनमें विशेष प्रकार का एक चक्र पाया जाता है उनकी मादाओं में, जो वही चक्र के आधार पर ही उनमें फिर प्रजनन की क्रिया स्टार्ट होती है और उसके बाद प्रजनन की क्रिया बंद होती है। माने लैंगिक परिपक्वता के काल में इन प्लेसेंटल मैमल्स की मादाओं में, माने स्तनधारी में, जरायुज स्तनधारियों की मादाओं में विशेष प्रकार का एक परिवर्तन देखा जाता है, चक्रीय परिवर्तन, और वो चक्रीय परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रजो चक्र और दूसरा होता है मद चक्र। तो रजो चक्र किस में पाया जाता है, रजो चक्र पाया जाता है प्राइमेट माने मादाओं में पाया जाता है, जैसे कि बंदर हैं, मनुष्य हैं, इनमें प्राइमेट मादाओं में रजो चक्र पाया जाता है। अब रजो चक्र क्या होता है कि रजो चक्र इसके अंडाशय में, मादाओं के अंडाशय में और उसकी अंडवाहिनियों में और साथ ही साथ हार्मोन में एक चक्रिक परिवर्तन देखा जाता है, इसको कहा जाता है रजो चक्र। रजो चक्र का दिखाई देना रजो दर्शन कहलाता है और उसको मेनार्की कहते हैं, और रजो चक्र का बंद हो जाना कहलाता है मेनोपॉज या रजो निवृत्ति कहलाता है। तो ये विशेषकर मनुष्यों में पाया जाता है और बंदरों में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्यों और बंदरों के मादाओं में, लंगूर में पाया जाता है। और रजो चक्र क्या है कि इसमें गर्भाशय का दीवार जो है वो अंडाशय, गर्भाशय की अंडाणु, गर्भाशय की दीवार और कुछ रक्त की नलिकाएं टूटकर ब्लड के रूप में ये बाहर आती हैं और ये चक्रिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। महीने के 28 दिनों में या 30 दिनों में ये चक्र जो है वो माने चक्रीय रूप में हर महीने ये होता है। ठीक है, प्रत्येक महीने में यह चक्र चलता रहता है और गर्भकाल को छोड़कर रजो चक्र चलता है। तो ये पाया जाता है बंदर में और मनुष्यों में पाया जाता है। मद चक्र नॉन प्राइमेट मैमल्स में, नॉन प्राइमेट प्लेसेंटल मैमल्स में पाया जाता है, यानी कि जरायुज जो कि प्राइमेट नहीं है, माने बंदर और मनुष्यों के अलावा जितने भी गाय हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, घोड़ा है, इतने सब जितने भी प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स हैं, उनमें मद चक्र पाया जाता है। मद चक्र किसे कहेंगे, ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं इसको। तो नॉन प्राइमेट फीमेल में जैसे कि इनमें भी क्या इनके अंडाशय में, इनकी अंडवाहिनियों में और हार्मोन्स में इनमें भी चक्रिक परिवर्तन देखे जाते हैं और साथ ही साथ इस चक्र, इसको ओएस्ट्रस पीरियड कहते हैं। और इस चक्र के दौरान क्या होता है कि इनके मादाओं के खून के में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसी पीरियड में ये जनन के लिए बहुत उद्दीपित होती हैं, इसी पीरियड में इनमें जनन की क्रिया होती है। तो इस पीरियड को या इस काल को, इसको मद चक्र या मद काल कहा जाता है। इस चक्र को मद चक्र कहा जाता है और इस काल को मद काल कहा जाता है या ओएस्ट्रस पीरियड कहा जाता है। जैसे कि ये गाय में पाया जाता है, हर एक जीव में जो है वो, हर एक जंतु में अलग अलग पीरियड होता है, इसका अवधि अलग अलग होता है। गाय में जैसे 18 घंटे का होता है, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि में ये 1 सप्ताह तक का होता है, तो इसको मद चक्र कहते हैं। इसमें भी रजो चक्र के समान ही ब्लड निकलता है, साथ ही साथ गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो है वो टूटता है, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकलता शरीर के, बल्कि शरीर में ही अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसमें कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि रजो चक्र और मद चक्र में अंतर क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। तो रजो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और
मध्य चक्र मतलब ओएस्ट्रस साइकिल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये किस में पाया जाता है? रजो चक्र जो है वो किस में पाया जाता है? प्राइमेट में पाया जाता है। और इसमें मध्य चक्र किस में पाया जाता है? नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स में पाया जाता है। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक क्या है? सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या हैं? रजो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल यानी कि रजो चक्र और मध्य चक्र में क्या अंतर है? तो ये 3 प्रश्न जो बनते हैं इसमें, साथ ही लैंगिक जनन की क्रियाविधि, निषेचन किसे कहते हैं, एक लाइन के क्वेश्चन बन सकते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? युग्मक का निर्माण को क्या कहा जाता है? तो ये युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस आदि प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि आगे लैंगिक जनन के समय की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि निषेचन के पूर्व घटना कौन सी है और निषेचन के बाद की घटनाएं, और निषेचन में के समय में किस तरह का परिवर्तन जीवों में होता है।